लास्ट हमने आई थिंक केसेस पढ़े थे ना शायद, एंट्रोपी के, है ना। तो एंट्रोपी वाला केस था, एंट्रोपी हमने टीडीएस रिलेशन, आइडियल गैस का एप्लीकेशन एंड जो डिफरेंट केसेस थे वो हमने कंसीडर किए। ठीक है, तो वो सब चीजें डिस्कस करी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना जब भी आपसे अगर बात करी जाएगी, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, है ना। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज किसको रिप्रेजेंट करती है? नहीं नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है, बट एंट्रोपी चेंज ऑफ अ यूनिवर्स क्या है बेसिकली? हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है, फिर और आगे? अच्छा ठीक है, चलो डेल्टा एस ऑफ फिर कुछ किसी और के इक्वल भी होगा, किसके इक्वल होगा? हाँ, जीरो तो केस बता रहे हो आप, एक रिवर्सिबल केस जिसमें डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, बट एक्चुअली ये किसके इक्वल होने वाला है? एंट्रोपी चेंज ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा क्यू बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन। ये क्या डेल्टा एस किसका? कोई भी सिस्टम हो, आपने सिस्टम बोला यूनिवर्स, यूनिवर्स के केस में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है ना, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि हीट इंटरेक्शन होगा नहीं। तो इट मींस कि जो भी एंट्रोपी चेंज होगा आपके सिस्टम का, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का, वो किसके बराबर है? एंट्रोपी जनरेशन के। ठीक है, तो हम इसको आगे क्या लिखते हैं? एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, इस तरीके से। किसके लिए? सिर्फ यूनिवर्स के लिए, बाकी ऐसा नहीं कि हर वक्त आप ऐसा लिखते रहो। जनरेशन सिस्टम का, सराउंडिंग का, वो जनरेशन हो गया। यूनिवर्स लिखा है जहाँ पे, यूनिवर्स और आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड का एक ही एग्जांपल है यूनिवर्स, और कुछ नहीं। तो डेल्टा एस ऑफ अ यूनिवर्स इज नथिंग बट द एंट्रोपी जनरेशन। अब एक्चुअली में इसका जो मीनिंग ये है, डेल्टा एस, आप एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, represents the degree of irreversibility associated with the process. Associated with the process. एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स रिप्रेजेंट, या फिर एंट्रोपी जनरेशन भी ऐसे लिख सकते हो, इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो और करके। ये जो हमने पार्ट लिखा है एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, और करके यहाँ पे लिख लेना एंट्रोपी जनरेशन। जो एंट्रोपी जनरेशन है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन जो चीज है ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, नॉट द एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज आपका डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी को शो नहीं करता। हाँ, वो बात सही है, एंट्रोपी कहीं ना कहीं इरिवर्सिबिलिटी के साथ रिलेटेड है, बट एंट्रोपी जनरेशन एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना। ये डेल्टा एस क्या, कोई भी आप कोई भी एंट्रोपी का चेंज लिखना आपको सिस्टम के लिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो ना, दिस वन। ठीक है, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन, ये फॉर्मूला होता है यूज कोई भी सिस्टम के लिए अगर आप एंट्रोपी चेंज लिखना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है इस बारे में। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं आगे, फर्दर हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, और रिवर्सिबल heat pump operates between 0 degree Celsius and 25 degree Celsius.
the required input for the pump is developed by a heat engine, reversible heat engine लिखना है इसको, by a reversible heat engine operating between the amount of work सॉल्व करो सर। कितना आंसर आ रहा है?
गौरव अभी मे बी शायद नेक्स्ट वीक से हो जाए, नेक्स्ट वीक से। कितना आंसर आ रहा है? 11 पॉइंट। फिगर तो मैंने ऐसे बनाया, जरूरी थोड़ा ना ऐसा, तुम्हारी मर्जी कैसे बनाओ। फिगर तो मैंने तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए बना दी। आंसर आया किसी का? अच्छा पहले मुझे एक चीज बताओ, ये ओवरऑल सीयूपी ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है? दिस पार्ट, ओवरऑल सीयूपी ऑफ द सिस्टम, ये चीज क्या है पहले? अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो फिर आंसर आएगा नहीं। ओवरऑल सीयूपी ऑफ द सिस्टम क्या होगा बताओ? ओवरऑल सीयूपी क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? ओवरऑल सीओपी का मतलब, देखो सीओपी का तो मतलब आपको पता है कि डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड इनपुट। अब यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो सकता है? रिवर्सिबल हीट पंप ऑपरेट्स बिटवीन 0 to 25, ठीक है, एंड रिक्वायर्ड इनपुट फॉर द पंप इज डेवलप्ड बाय द इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 25 एंड 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो आपका ये हीट पंप है, बेसिकली ये आपका मेन चीज यहाँ पे। तो डिजायर्ड आउटपुट जो आपको जो डिजायर्ड आउटपुट होगा वो क्या होगा? हीट टू बी सप्लाइड एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो, रिवर्सिबल हीट पंप ऑपरेट्स बिटवीन 0 to 25। आपका जो भी हीट ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ से ऐसा कुछ हीट ट्रांसफर होने वाला है, ठीक है, कुछ ये आपका हीट ट्रांसफर होगा, है ना। तो आप यहाँ से बेसिकली इसको ट्रांसफर कर रहे हो। तो जब आप हीट पंप की बात करते हो जो हाई टेम्परेचर पे होता है, वो आपका बेसिकली क्या हो जाता है? आपका डिजायर्ड इफेक्ट ये होगा कि आप जो हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करो, वही आपका डिजायर्ड इफेक्ट है। अगर रेफ्रिजरेटर होता है तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है लोअर से, वो आपका डिजायर्ड इफेक्ट होता है। तो डिजायर्ड इफेक्ट चेंज हो जाता है हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर केस में। अब आप देख रहे हो रिवर्सिबल हीट इंजन लगाने का फायदा क्या हुआ? सेम वो भी 25 को रिजेक्ट करा हीट, मतलब आपको 25 डिग्री सेल्सियस का जो भी केस है, उसको एक तो हीट यहां से भी मिल रही है और एक यहां से भी मिल रही है। तो जब आप डिजायर्ड इफेक्ट की बात करोगे, जो डिजायर्ड आपको चीज होगी, उसमें ये दोनों चीज इंक्लूड हो जाएंगी। लेट सपोज मैं इसमें नाम लिख देता हूँ, जैसे Q1 Q2 है, ठीक है, और ये हो गया Q2 और ये Q3। तो आप देखोगे Q2 प्लस Q3 आपका डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा, Q2 प्लस Q3। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? सिर्फ रिक्वायर्ड इनपुट क्या होगा यहाँ पे? इनपुट क्या होने वाला है? Q1, दिस इज द इनपुट, बिकॉज ये तो आपने दिया इसको, तब इसने वर्क बनाया, वो वर्क आपने हीट पंप को दिया, बट एक्चुअल में इनपुट की बात करोगे तो वो Q1 होगा। पूरा आप ये आपके लिए, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। आपको चाहिए क्या? जो 25 डिग्री सेल्सियस को आप हीट सप्लाई करो, कितनी कर रहे हो? Q2 प्लस Q3 करो। किसके बेसिस पे, कहां से मिल रही हो एनर्जी? ओनली बिकॉज ऑफ Q1, ठीक है। बात समझ में आई? W नहीं, Q1 होगा, ठीक है, Q1। Q1 इज द इनपुट, एक्चुअल इनपुट ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का एक्चुअल इनपुट क्या है? Q1 है। ये वर्क नहीं होने वाला, उस Q1 से तो मैंने वर्क एक्सट्रैक्ट किया है बेसिकली। और जो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट जो मैं चाहता हूँ, डिजायर्ड इफेक्ट, वो Q2 प्लस Q3 है। इस 25 डिग्री सेल्सियस का जो रिजर्वायर है, इसको आपको जो हीट मिल रही है, एक तो हीट पंप की वजह से भी मिल रही है और एक हीट इंजन की वजह से भी मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज कहा जाता है कि जब भी आप हीटिंग की बात करते हो, तो बेस्ट है कि आप एक हीट पंप के साथ एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगाओ, तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, मतलब मैक्सिमम आपको हीटिंग मिलेगी। एक तो हीट पंप से जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो साथ साथ हीट इंजन भी रिजेक्ट कर रहा है वो भी एक मिलने वाला है। तो एक एडिशनल चीज हो गया Q2। तो सिस्टम में ये दोनों, ये पूरा सिस्टम का पार्ट है कंप्लीट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा? Q2 प्लस Q3। रिक्वायर्ड इनपुट इज Q1 ओनली। वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा 7.08।
हाँ यस 7.08 7.08 यस करेक्ट। बात समझ में आई ना। सीओपी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में हीट इंजन भी है, हीट पंप भी है। बट आप देखोगे यार जब हीट पंप लगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हाई टेम्परेचर वाला ये आपका ये केस है 25 डिग्री सेल्सियस का, लेट सपोज कोई भी सिस्टम हो सकता है ये, है ना, कोई रूम हो सकता है, कोई कॉन्फ्रेंस हॉल हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। तो वहां पे जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है। एक डिजायर्ड इफेक्ट कौन दे रहा है हमें? हीट पंप दे रहा है। दूसरा हीट इंजन जो रिजेक्ट कर रहा है, हीट इंजन जो रिजेक्ट कर रहा है वो भी तो हमारा एक डिजायर्ड इफेक्ट में काउंट हो रहा है, क्योंकि वो सेम उसी को ट्रांसफर हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस वाले को ही। इसलिए Q2 प्लस Q3 इज डिजायर्ड इफेक्ट, Q1 इज रिक्वायर्ड इनपुट। ठीक है, ये चीज याद रखना इस तरीके से। आंसर आ गया हुआ 7.08। अरे Q2 लिख दिया तो इसको वो लिख दो ना, सॉरी। हाँ इसको नाम अलग कर देते हैं। अरे वो माइंड Q2 ही चलता रह गया वो। 3 और 4 इसको ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा Q2 Q4। Q4 और बाकी क्या है? हाँ बाकी सब सही है। Q2 Q4 ये डिजायर्ड इफेक्ट्स है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस को हीट सप्लाई हो रहा है, और रिक्वायर्ड इनपुट इज Q1। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें, अगर इन केस किसी को डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो। क्लियर है तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं, ठीक है। आ जाएगा, सिंपल आंसर है यहाँ से, क्योंकि सब रिवर्सिबल केसेस है। अच्छा वर्क तो आपको ऑलरेडी पहले से दे ही रखा है। ये जो वर्क है 2 पॉइंट, नहीं नहीं गेट का क्वेश्चन नहीं है। गेट के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, हो जाएंगे। गेट के क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट मैक्सिमम कर ही रखे सारे। ये तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है। आप देखोगे स्टैंडर्ड बुक्स में क्वेश्चन होते हैं, उसके क्वेश्चन है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के होंगे, कुछ प्रीवियस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन होंगे, वो चीज है। मतलब आप इसको एज स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले सकते हो गेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख लो। क्योंकि जब एक बार गेट के क्वेश्चन कर लोगे ना तो फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? वो चीज या तो आप टेस्ट सीरीज से करोगे, या जो अपने क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए वो चीज, और जो टेस्ट अपलोड होंगे वो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक कार्नोट इंजन वर्क्स 400 Kelvin and 150 Kelvin. The engine drives a Carnot refrigerator. ठीक है, Q3/Q1 का रेशियो निकालना है।
अच्छा यहाँ ये गलती मत कर देना Q3/Q1 इक्वल्स टू T3/T1 ऐसे करके। हम्म 2.03 2.03 किसी का आंसर आया? थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना है इसमें वैसा एक्चुअली। आप देखोगे कैसे किया आपने। हाँ क्योंकि देखो सबसे पहली बात कार्नोट रेफ्रिजरेटर है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 150/400। ठीक है, और ये बेसिकली किसके बराबर, वर्क अपॉन Q1। आपको एक चीज नोटिस करनी है, देखो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बीच में कॉमन पार्ट क्या है, कनेक्टिंग लिंक है वर्क। दोनों के बीच में लिंक कनेक्टिंग चीज जो है वो वर्क है। ठीक है, रेशियो में मुझे Q1 चाहिए। ठीक है, वर्क के टर्म्स में मैं यहाँ से लिख सकता हूँ Q1 जो भी आएगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वर्क। वर्क के फॉर्म में आएगा नीचे आपका ये 1 माइनस 150/400 ये चीज। ठीक है, ये तो मेरा Q1 आ जाएगा। अब मेरे को ये चीज देखना है कि यार मुझे जो Q3 लिखना है वो भी मैं कहीं अगर वर्क के टर्म में लिख दूं ना तो फिर मेरे लिए इजी है सॉल्व करना। Q3 को भी मैं कहीं वर्क के टर्म्स में लिख पाऊं। तो बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर का COP लिखने का तरीका क्या है, लोअर टेम्परेचर 225 डिवाइडेड बाय ये 325 माइनस 225 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q4 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q4 जो वर्क होने वाला है। बेसिकली यही वर्क ही हमारा। ठीक है, बट अगर मैं इसका वर्क लिख दूं तो Q4 का मुझे तो कोई यूज है ही नहीं। हमें तो यूज किसका करना है, Q3 का।
ठीक है ये चीज। तो Q3 माइनस Q4 बेसिकली वर्क होगा, मुझे Q3 चाहिए। अब इस इक्वेशन में मैं Q3 कैसे लिख सकता हूँ? हाँ, आप Q4 को चेंज कर दो या फिर ऐसा भी कर सकते हो। देखो, क्योंकि आपको पता ही है जो आपने वर्क दिया ना, दिस वर्क और वर्क प्लस Q4 इक्वल्स टू व्हाट, Q3, है ना, ये चीज हो जाएगा। तो आपका जो Q4 का वैल्यू है, इट इज नथिंग बट Q3 माइनस W। चाहे ये Q4 का वैल्यू पुट कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहते हो। तो अगर देखो, और एक काम ये भी कर सकते हैं थोड़ा सा, एक चीज, अगर इसमें वन वन ऐड कर दो दोनों साइड, दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड अगर मैं वन ऐड करता हूँ, ठीक है, ये कितना है 225, और नीचे कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है, प्लस वन, प्लस वन ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा अगर ऐड किया तो ये हो जाएगा 325 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू Q4 प्लस Q3 माइनस Q4। ठीक है, तो ये चीज आपका Q4 से Q4 कैंसिल, बचेगा क्या नीचे Q3, और नीचे Q3 माइनस Q4 क्या है, वर्क। 325 डिवाइडेड बाय 100 Q3 डिवाइडेड बाय वर्क, तो Q3 भी वर्क के टर्म्स में आ गया, Q1 ऑलरेडी वर्क के टर्म्स में है, डिवाइड करो आंसर निकाल सकते हो। अलग अलग आंसर कितना आ रहा है, 2.03 आ रहा है आंसर, 2.03, चेक करो, 2.03 आंसर आना चाहिए। ठीक है, फाइनली जो आंसर आएगा Q3 बाई Q1, 2.03 आंसर है। ठीक है, हाँ वो अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास। ठीक है, चलो, तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पार्ट आप यूज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक। A Carnot engine operates with steam, ठीक है, the work output, ठीक है, 300 किलो जूल पर केजी at 300 डिग्री सेल्सियस, SF आपको दिया है 3.24254, 5.7053। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस।
सॉल्व करो उसको। ये चीज इस तरह की क्वेश्चन आई थिंक जब हम टेम्परेचर एंट्रोपी कार्नोट साइकिल इन टीएस डायग्राम देख रहे थे, आई थिंक शायद मैंने बोला भी था उस वक्त कि ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है आपको। कार्नोट साइकिल इन टीएस डायग्राम जहां पे हमने देखा था, वहां पे अगर आप देखो दोबारा से तो आपको शायद कुछ हिंट मिल सके। ठीक है, कार्नोट साइकिल इन टीएस डायग्राम हमने जहां पढ़ा है, वहां पे आप उसको अगर दोबारा से देखो शायद आपको कुछ हिंट मिल जाए कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है।
नहीं, चेक करो आंसर, 0.489 नहीं है। .214 नो। निकालेंगे वो वैसे वाले फॉर्मेट निकालेंगे ना, ऐसे एक्सेस हाँ, जो इसमें ऐसे वो होगा तो वैसे क्या वही तो, ये तो आपको सोचना है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। उसको देखो, जहां पे हमने कार्नोट साइकिल पढ़ी इन टीएस डायग्राम, बस एफिशिएंसी और वर्क के बारे में लिखा होगा कुछ, और वर्क कुछ दिया है यहाँ पे। वर्क का वैल्यू दिया है ना, कुछ कुछ तो काम आएगा कि नहीं आएगा। ये 300 किलोजूल पर केजी, दिस इज द वर्क आउटपुट, ये आपको गिवन है। सीएलएन बीटी वाली क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट में तो वर्क यही होता कॉपी, कॉपी तो दिखाओ। नहीं, ये तो कार्नोट साइकिल है, वो टीएस डायग्राम में कहाँ लिखा है कार्नोट साइकिल? लिखा होगा नहीं, इसमें एंट्रोपी में डिस्कस किया होगा। ये काई फालतू का स्टार बनाया तुमने। आंसर बताओ, आंसर कितना आएगा? एफिशिएंसी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, एफिशिएंसी तो फालतू का क्वेश्चन है, आपको पता है एफिशिएंसी कैसे निकालना है। स्टेट वन, आपको क्वालिटी ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है एट स्टेट वन, एट .1, ये क्वेश्चन है। हाँ, यस एग्जैक्टली, सिर्फ 2 पॉइंट टच हो रहा है, दिस पॉइंट ओनली। मतलब आप ये बोल सकते हैं स्टेट टू कौन सी कंडीशन होगी? सैचुरेटेड वेपर की कंडीशन होगी। स्टेट टू इज द सैचुरेटेड वेपर कंडीशन, बाकी सब आपका डूम के अंदर ही है। मतलब कहीं ना कहीं वो मिक्सचर है, लिक्विड वेपर मिक्सचर है। स्टेट टू जो टच है वो इट इज द सैचुरेटेड वेपर कंडीशन।
0.89 नेगेटिव ना हो नेगेटिव में आंसर आ रहा है नहीं 0.56289 हाँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला भी पता चल गया है बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है मुझे एक चीज बताओ आप लोग जितने प्रेजेंट हो बाकी किसी का आंसर नहीं आया सिर्फ एक ही का आंसर आ रहा है डायग्राम क्लियर नहीं था जो मैंने बनाया वो क्लियर नहीं है कि आपको क्लियर नहीं है डायग्राम में ऐसा क्या है वन को लिक्विड लाइन में नहीं यार वो तो थोड़ा दूर बना है स्टेट वन भी टच लग रहा था हाँ ये हो सकता है शायद आपको स्क्रीन में ऐसा दिख रहा हो कि वो टच है नहीं टच नहीं एंट्रोपी 1.08 ये 1.08 किसका वैल्यू बता रहे हो डेल्टा एस ओके 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 ठीक है एक्चुअली क्या है देखो हाँ ये हो सकता है शायद वो जूम कम रहा हो इसलिए आपको दिख रहा हो कि वन लिक्विड स्टेट पे वन लिक्विड स्टेट पे नहीं है ठीक है और वन चलो ठीक है वन लिक्विड स्टेट में होता है तो फिर ये अगर वन लिक्विड स्टेट में लग रहा था तो तब से स्टार्टिंग से बोला क्यों नहीं जीरो आंसर बोल देना चाहिए था तब तक तो अगर वन लग रहा था लिक्विड स्टेट में तो फिर आंसर तो जीरो होना चाहिए था क्वालिटी तो फिर कुछ होगी नहीं वो तो कंप्लीटली लिक्विड ट्रांसफेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं था फिर इतना लंबा इंतजार का लेकर आ रहे हो ठीक है देखो यार सबसे पहली बात वर्क आउटपुट दिया आपको आपको याद होना चाहिए हमने वर्क का फॉर्मूला लिखा था जब कार्नोट साइकिल पढ़ी इन टीएस डायग्राम हमने वर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था डायरेक्टली टीएच माइनस टी एल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट द डेल्टा एस वर्क आपको डायरेक्टली 300 दे रखा है ना वर्क 300 आपको गिवन है टीएच आपको कितना गिवन है डिफरेंस है ना तो 300 और दूसरा टेम्परेचर क्या है 20 है ना 300 माइनस 20 और यहाँ से डेल्टा एस निकाल लो सिंपल जो भी आता अब डेल्टा एस में उसको S2 माइनस S1 बोलू या S3 माइनस S4 बोलू बात एक ही है ठीक है कल वो 4 का क्वालिटी पूछ ले चाहे 1 का पूछ ले 4 का भी तो निकाल सकते हो ना क्वालिटी तो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो डेल्टा एस का जो भी वैल्यू आता है डेल्टा एस बोलने का मतलब यहाँ पे है S2 माइनस S1 और ये S3 माइनस S4 ठीक है अब S3 आपको पता नहीं है देखो S3 माइनस S4 तो तब हम लिखे जब हमें S3 या S4 में से कुछ एक वैल्यू पता हो बट S2 माइनस S1 में हमें S2 का वैल्यू पता है बिकॉज S2 जो स्टेट 2 है वो है सैचुरेटेड वेपर कंडीशन और उसका वैल्यू हमें गिवन है डायरेक्टली कितना 5.7053 ये Sg किसके करस्पॉन्डिंग है 300 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो आपका सैचुरेटेड वेपर कंडीशन होगी वो है स्टेट 2 तो आपको डायरेक्टली क्या दे रखा है स्टेट 2 का एंट्रोपी दे रखा है S2 जो है S2 इज नथिंग बट Sg एट द रेट 300 डिग्री सेल्सियस ये चीज आपको इंफॉर्मेशन यहां से लिखनी है ठीक है S2 क्या है बेसिकली Sg एट द रेट 300 डिग्री सेल्सियस गलती से सही लिख ठीक है तो S2 का वैल्यू आपको पता है 5.7053 और डेल्टा एस का वैल्यू पता है तो आप क्या निकाल सकते हो इजीली S1 आप S1 का वैल्यू निकाल सकते हो इजीली ठीक है क्योंकि डेल्टा एस आपने कैलकुलेट कर रखा है S2 आपको पता है S1 आप निकाल सकते हो और एक बार अगर आपके पास S1 निकल के आ गया तो आपको पता है S1 लिखना कितना इजी है डायरेक्टली SF प्लस एक्स SFG ये चीज तो S1 आपको पता है SF आपको पता है SFG आपको पता है X भी पता है फिर ठीक है
कितना आंसर आ रहा है कैलकुलेट करिए, एक्स का वैल्यू 0.56, ठीक है ये चीज। अब कल वो 4 का पूछे तो आप 4 का भी निकाल सकते हो, हाँ बट हाँ 4 के लिए आपको कंडीशंस गिवन होनी चाहिए, मतलब 20 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो कंडीशंस होंगी। लेट्स सपोज अगर मुझे S4 की बात करनी है, पहली बात 1 से 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 1 से 4, क्योंकि 1 से 2 क्या होता है, आइसोथर्मल हीट एडिशन, कार्नोट साइकिल की बात हो रही है। 2 से 3 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर 3 से 4 आपका आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, एंड 4 to 1 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो S1 बराबर S4 तो होगा, ठीक है, S1 बराबर S4 होगा, ठीक है। S1 का वैल्यू आपने यहां से निकाल लिया, डेल्टा S में से S2 गिवन था, S1 आ गया, ठीक है, तो S4 आ गया। अब ये जो S4 है बेसिकली किसके बराबर लिखोगे आप, SF प्लस एक्स SFG, फॉर्मूला तो वही है सेम, बट डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस पता है क्या है, डिफरेंस ये है कि ये जो SF है इट इज एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस SFG इज ऑल्सो एट द रेट 20 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझने की बस, आपसे S4 आपको निकाल लोगे 1 के बराबर होगा S1, क्योंकि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। X आप निकाल लोगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, बट 20 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको गिवन होनी चाहिए तब जाके, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको क्वेश्चन ये, है ना। तो इस तरीके से चीजें याद रखा करो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इन केस कहीं आपको एंट्रोपी चेंज डायरेक्टली गिवन हो तो आप वर्क डन निकाल सकते हो, या वर्क डन गिवन है तो आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो, ठीक है। व्हाट अबाउट एफिशिएंसी, अब अरे यार क्या बातें कर रहे हो तुम, एफिशिएंसी क्या होगा, अरे एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसमें कैलकुलेट कर लो जो भी एफिशिएंसी आ रहा है। S1 S1 यार देखो ऐसी बातें मत करो, कार्नोट सबसे पहला वर्ड है क्वेश्चन का, और कार्नोट ही भूल गए। हाँ S1 देखो, S1 में क्या है, आपको S1 निकालना है ना, देखो एक चीज याद रखो, सबसे पहले ये वर्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हमने लिखा था ये चीज जब कार्नोट साइकिल हमने पढ़ी थी इन टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम में, तो ये फॉर्मूला हमने लिखा था, है ना। ये चीज अगर नहीं लिखे तो बता दो, लिखी है ये चीज मेरे को जहां तक याद है, ये चीज लिखा है फॉर्मूला में, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा है तो फिर हमें ये फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो TH माइनस TL टेम्परेचर आपको पता है, डेल्टा S आप निकाल सकते हो क्योंकि वर्क आपको डायरेक्टली गिवन है। अब ये जो डेल्टा S है बेसिकली क्या है, एंट्रोपी का चेंज, S2 माइनस S1 बोलो या S3 माइनस S4 बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों में एंट्रोपी चेंज सेम हो रहा है। अब डेल्टा S का वैल्यू आपने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकाला है, यहां से हमने डेल्टा S का वैल्यू निकाल दिया, और डेल्टा S का वैल्यू निकालने के बाद आपको पता है ये S2 माइनस S1 या S3 माइनस S4, मुझे S1 चाहिए। क्या मुझे S2 के बारे में नॉलेज है, हाँ है, कैसे नॉलेज है, बिकॉज जो स्टेट 2 है वो है सैचुरेटेड वेपर कंडीशन, स्टेट 2 इज सैचुरेटेड वेपर कंडीशन। तो सैचुरेटेड वेपर कंडीशन के लिए मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन में ये गिवन है ना, SG, SG क्या है, सैचुरेटेड वेपर का एंट्रोपी, वो आपको डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में SG, तो इसलिए तो बोला है S2 जो है इट इज द SG एट द रेट 300 डिग्री सेल्सियस, ये चीज हमें गिवन है पहले से। तो S2 का वैल्यू गिवन है, डेल्टा S का वैल्यू हमें पता है, तो S1 इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, है ना, तो ये चीज आपका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट एक और लिखते हैं, थर्मल एनर्जी रिजर्वर, ठीक है, TER लिख दिया।
एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन, हाँ 4, रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, सॉल्व करो से, और कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो? 30 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है ये। 1 over सर, हाँ 1 over 1 हो। आयुष क्या आंसर बता रहे हो तुम? सर, सॉरी 0 होगा। क्या 0 होगा? वो सेम टेम्परेचर लिमिट में तो कट जाएंगे टेम्परेचर, 1 माइनस T बाई डिलीट करेंगे तो फिर 1 माइनस 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, तुम कुछ और दुनिया में खोए हो। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। 5 आंसर बता रहे हो तुम, लिखने से पहले सोचो तो क्या बोलना चाह रहे हो। व्हाट इज 5? एफिशिएंसी इज 5, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? गलत बात है ना। तो ये सीओपी ऑफ अ इंजन, सीओपी ऑफ अ इंजन का कोई रेलेवेंसी है? कुछ रेलेवेंट रखता है चीज? 0.55, 0.5629 है सत्यार्थ, 0.5629 आंसर आ रहा है। स्टार्टिंग में जो वैल्यूज दिए ना उनको अप्रोक्सीमेट मत करना, स्टार्टिंग में जो वैल्यूज दिए कंप्लीटली उन्हीं को यूज करो, मतलब कहीं भी अप्रोक्सीमेशन मत यूज करो, तो आंसर देखोगे 0.5629 आएगा। हाँ यस, 25%? नहीं 25% नहीं है, 0.25 इज नॉट करेक्ट, 0.25 नहीं। हाँ सूर्य, यस 20%। तुम समझ रहे हो क्या बोल, तुम क्या समझ रहे हो? सेम टेम्परेचर, वो सेम टेम्परेचर में का मतलब है कि वो दोनों सेम। हाँ बोला जा रहा है कि जो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, ये रेफ्रिजरेटर जो ऑपरेट कर रहा है, लेट्स सपोज ये TH है और ये TL है, ठीक है, ठीक है, इसमें ऑपरेट कर रहा है, लेट्स सपोज इसको कुछ वर्क मिला ऐसा है, तो हीट इंजन भी सेम टेम्परेचर लिमिट्स में ही ऑपरेट कर रहा है। ये चीज आपको याद होगा, एक चीज हमने फॉर्मूला लिखा था, COP ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू क्या होता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1, है ना, ये चीज लिखा था। और एक और फॉर्मूला लिखा था हमने, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल्स टू 1/COP ऑफ हीट पंप। ये सब कब? जब ये सब सेम टेम्परेचर लिमिट्स में वर्क कर रहे हो। तो आपको रेफ्रिजरेटर दिया है, रेफ्रिजरेटर दिया तो आपको पता है COP ऑफ अ हीट पंप क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि 4 + 1 5। एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन विल बी व्हाट, 1/5, और 1/5 को 0.25 बता रहे हो है। 20%, ठीक है। डन, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
120 है। गलत है। इसको बोलते हैं क्लासिक मिस्टेक। समझ में आया क्या मिस्टेक थी? क्वेश्चन में क्या लिखा है यही तो, इसको तो बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट। और हम हमेशा ड्राइनेस फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करके बता देते हैं आंसर। 0.03। है 0.03, हाँ ऐसे कुछ है। तो आपको निकालना है बेसिकली क्या, मॉइस्चर कंटेंट विच इज व्हाट 1 माइनस द ड्राइनेस फ्रैक्शन ना। क्योंकि पहली बात तो थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर बेसिकली ऐसे डिवाइस जहां पे थ्रॉटलिंग हो रही है, एक्चुअली ये डिवाइस यूज होती है ड्राइनेस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है थ्रॉटलिंग हो रही होगी, कहीं ना कहीं एंथैल्पी बराबर है। ठीक है, तो आपका एंथैल्पी लेट सपोज H1 और H2 में ऐसा लिख लेता हूँ। तो इनिशियली आपका क्या था, स्टीम फ्लोज इन अ पाइपलाइन ऑफ 1.5 मेगापास्कल आफ्टर एक्सपेंडिंग टू 0.1 मेगापास्कल इन अ थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर द टेंपरेचर वाज फाउंड टू बी 120। तो उसने डायरेक्टली 0.1 मेगापास्कल और 120 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको वैल्यू दे दी है एंथैल्पी की। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो मतलब H2 का डायरेक्टली वैल्यू आपके पास 2716.2। H1 कैसे लिखा जाएगा, देखो H1 आप लिखा जाएगा ऐसे HF प्लस X HFG, और HF और HFG सब कुछ गिवन है, यहां से निकलेगा X विच इज नथिंग बट अ ड्राइनेस फ्रैक्शन जो कि आ रहा है 0.96 समथिंग है ना ये चीज। बट हमें तो पूछा मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट इज व्हाट 1 माइनस एक्स, और परसेंटेज के टर्म्स में बता दो उसको जस्ट। ठीक है, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना। फिर थ्रॉटलिंग को इसके लिए H1 H2 बराबर हो जाए। हाँ थ्रॉटलिंग है वो, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर बेसिकली जो पर्पस होता है ना उसका पर्पस ही यही है, ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना। लिख भी लेना, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ड्राइनेस फ्रैक्शन। कई जगह ऐसा कुछ एग्जाम्स में पूछ लिया कहीं पीएसयू में, तो वो चीज याद रखना। तो थ्रॉटलिंग थी इसलिए हमने H1 बराबर H2 रखी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
8 kg गैस। 300 किलो पास्कल कॉमा 1 मीटर क्यूब टू 5 किलो पास्कल। स्पेसिफिक। डेफिनेशन, किसी डेफिनेशन? थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, अच्छा ओके। एक्चुअली वो थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में आपको ये पॉइंट मैंने बोला था, बेसिकली वो काई के लिए यूज होता है टू कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन। थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर जो डिवाइस होती है, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है, वो चीज है। सॉल्व करो सर, क्या आएगा आंसर? कितना आंसर आ रहा है?
420 यूनिट किलो जूल में। नहीं 6421 नहीं, गलत है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में कैसे गलत है? ये दो फॉर्मूले तो यूज होंगे सर। 6254 नो। कहाँ गलती करे? क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ रहे हो कहीं? फॉर्मूले तो मुझे पता है ये लगेंगे, लगा भी दिया आपने, लेकिन क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हो? नहीं वो डिक्रीज कर रहा है तो -50 रख दिया। हाँ -40। और वर्क, वर्क पहले बताओ वर्क का वैल्यू कितना आ रहा है? 741.83। 740 समथिंग आ रहा है कि 9835? V2 का वैल्यू बताओ सर। V2 का वैल्यू 206.597। तो यही गलत आ रहा है। P1 V1 V1 की पावर n, P2 V2 की पावर n। तो यहाँ से आप V2 निकाल सकते हो। V2 का वैल्यू आ रहा है, इट इज 206.597। तो प्रॉपर्टी रिलेशन से नहीं आ रहा V2 प्रॉपर्टी रिलेशन से तो आएगा। ये क्या है? प्रॉपर्टी रिलेशन ही तो है अभी। तो प्रॉपर्टी रिलेशन आप क्या, कौन सा प्रॉपर्टी रिलेशन बताओ? V1 by V2 n minus 1 equal to P2 by P1। हाँ तो वही तो है वो, उस P2 by P1 n minus 1 upon n equals to V1 by P2 की पावर, n minus 1। it is same thing। P2 by P1 की पावर 1 by n बचा यहाँ पे, ये हो गया V1 by V2। सॉल्व करोगे तो सेम वही चीज आनी है। थर्टी पॉइंट 30 आ रहा है क्या? मेरा भी 130 आया। क्या बात कर रहे हो? 130 आपका? मेरा भी 30 आया। पक्का? यार कैसे गलत कर दिया इसने फिर?
300 किलो पास्कल है और 5 किलो पास्कल है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब फाइनली आंसर कितना आ रहा है? वॉल्यूम तो सबका वही 30 आ रहा होगा, V2 आ रहा है। हाँ ठीक है करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली क्या है क्वेश्चन में 3000 नहीं था वैसे, एक्चुअली इसने 3000 से कैलकुलेशन कर रहा तब इसका आंसर ही आ रहा सर मैं डाउट करता हूँ है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन में 300 ही था। हाँ एक्चुअली क्वेश्चन में 300 ही था, वो जो स्टूडेंट था प्रीवियस ईयर वाला उसने 3000 से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तब उसकी वैल्यूज अलग आ रही है। हाँ ठीक है चलो ठीक है, जो भी वैल्यूज आ रही है आपकी सही आ रही है, ठीक है। वॉल्यूम सबका वही आ रहा है ना, 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। और फिर बाकी बस इसमें एक छोटा सा मिस्टेक जो हो सकता था वो यही है कि वर्क जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है आप उसको क्या रखो, प्लस रख दो, बल्कि रखना क्या है -40, बिकॉज ये चीज लिखा है डिक्रीजेस बाय। हाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये स्पेसिफिक में मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मास आपको गिवन है 80, ठीक है। यहाँ से जो वर्क आएगा वो तो किलो जूल के टर्म्स में आएगा, ये इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक था तो 8 से मल्टीप्लाई करा तब जाके आपको हीट मिलेगा वो किलो जूल के टर्म्स में। 781 आ रहा है सब, 781 आ रहा है आंसर। हाँ ठीक है करेक्ट, 781 इज करेक्ट आंसर। वर्क डन। नहीं क्या है 781? हीट ट्रांसफर ऐसा नहीं था। हाँ तो हीट ट्रांसफर ही तो बता रहे हैं, 781 इज द हीट ट्रांसफर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी रिलेशन चाहे वो एक ही चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं, मिक्स। ठीक है, a cylinder fitted with a frictionless piston contains 10 kg of superheated refrigerant R134A। अच्छा ये A इसी के साथ है, ठीक है, नोटेशन है वो। पेपर एट 760 किलो पास्कल, at 760 किलो पास्कल, comma 140 डिग्री सेल्सियस। The setup is cooled at constant pressure until R134A।
ठीक है। देन आपको कुछ वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। टेक V at 760 kilopascal. 760 kilopascal at the rate temperature equals to 140 degrees Celsius. .03150 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, ये क्या किसका वैल्यू दिया? स्पेसिफिक वॉल्यूम का एट 760 किलो पास्कल एट 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है। फिर आपको दे रखा है VF एट 760 किलो पास्कल एट द रेट T सैचुरेशन, जो कि ये 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इक्वल्स टू वैल्यू है .000871। ठीक है, ये वैल्यूज मैं यहां मत कोई अप्रोक्सीमेशन लेना, वरना अदरवाइज पूरा आंसर गलत होगा। ठीक है, एंड VG का वैल्यू आपको गिवन है, VFG सॉरी, VFG का वैल्यू गिवन है एट वही 760 किलो पास्कल T saturation, .01956। ठीक है, इंटरनेट डिक्रीज हो रही है तो ड्यू सब्ट्रैक्ट। हाँ तो सब्ट्रैक्ट, हाँ 781 नहीं होता ना, 701 होगा। 701, हाँ तो सब्ट्रैक्ट तो होगी, तो उसमें क्या है, वो तो सब्ट्रैक्ट लिखा तो है माइनस में। तो आपने आंसर 781 का था। अरे मैंने आंसर नहीं किया, वो आप, ये गलत बात है यार, ये ऐसे नहीं है, मैंने थोड़ा निकाला 781, आप लोगों ने निकाल रखा आंसर, ये गलत बात है। आप में से किसी ने 781 बताया था। कितना आंसर आ रहा है? 701। अब ये भी तुम्हारा आंसर है, ठीक है, मेरा आंसर नहीं है, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की। 422 वर्ग आ रहा है 751 और माइनस कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी, तो ये हाँ। बता रहा है 701। ऐसा तो अरे नहीं अभी क्लोजिंग पर पीजी की बात करते हैं, मास मल्टीप्लाई। तो ऐसा कैसे इसके बाद करेंगे तो मास से मल्टीप्लाई किस में? ये किसका वैल्यू, ये हीट ट्रांसफर का वैल्यू बता रहे हो, किलोजूल पर केजी के टर्म्स में, और उसमें वर्क आपने किलोजूल वाला ऐड किया है। वो कहाँ से किलोजूल पर केजी है? वो वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम थोड़ा ना है। क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग, हद हो गई। हाँ 422। ठीक है, अब ये भी तुम्हारा आंसर है, मेरा आंसर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अरे तुम एक चीज बताओ, ये वर्क आप किलोजूल में निकाल रहे हो और इंटरनल एनर्जी किलोजूल पर केजी में ऐड कर रहे हो, अलग अलग यूनिट्स कैसे ऐड हो जाएंगे वो? तो किलोजूल पर केजी में इंटरनल एनर्जी दिया तो मास से मल्टीप्लाई करो, जो वर्क निकाला वो किलोजूल के टर्म्स में। क्यों किलोजूल के टर्म्स में? क्योंकि जो वॉल्यूम्स रखे हैं वो मीटर क्यूब है, नॉट स्पेसिफिक वॉल्यूम्स, मीटर क्यूब पर केजी। अगर वॉल्यूम्स आपने स्पेसिफिक टर्म्स में लिखे होते हैं ना, तो वर्क आता तब पर केजी के टर्म्स में, वो टोटल वर्क है आपका जो किलोजूल के टर्म्स में आया है। तो ये किलोजूल के टर्म्स में, तो इसको भी किलोजूल में लाने के लिए मास से मल्टीप्लाई कर दिया 8। तो आंसर 422 आ रहा है अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, ये आंसर तुम लोगों का आंसर है। ठीक है, इसका आंसर बताओ ये क्वेश्चन। मैं इस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा था जो मिक्स है, मतलब फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है और प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस भी इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, सॉल्व करो इसे। ये क्या लिख दिया? रीचेस, रीचेस है। अच्छा, एक चीज है, जब वो क्वालिटी की बात कर रहा है 25%, मतलब वो क्या ड्राइनेस सेक्शन दे रखा आपको, ये बात
ठीक है। क्वालिटी ऑफ 25% बोलने का मतलब है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0.25, वो वैल्यू आपको गिवन है। निकालो आंसर कितना आएगा। तो इनिशियली सुपर हीटेड कंडीशन में था वो, ठीक, इनिशियली सुपर हीटेड कंडीशन में, फिर वो आपका ग्रेजुअली कहाँ आ गया, एक मिक्सचर वाले रीजन में आ गया। अच्छा, वर्क निकालोगे कैसे? कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? क्या चीज है, क्या चीज कांस्टेंट है? प्रेशर इज कांस्टेंट, यस एग्जैक्टली। तो प्रेशर इज कांस्टेंट, वर्क डन। और ये क्या है, कौन सा सिस्टम है, ओपन और क्लोज्ड? क्लोज सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर है किस, पिस्टन सिलेंडर। प्रेशर कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू व्हाट, डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए, पहले तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम उसने डायरेक्टली दे रखा है, ये इनिशियल कंडीशन का वॉल्यूम उसने ऑलरेडी दे रखा है। आपको फाइनल कंडीशन का वॉल्यूम निकालना है। फाइनल कंडीशन का वॉल्यूम तो तब निकलेगा ना जब आपको वो पता हो, फॉर्मूला पता हो उस चीज का। ये चीज वॉल्यूम, आपको मिक्सचर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होता है, इससे आप फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हो इजीली। कहाँ दे रखा है सब, हाँ वैल्यू सब दे रखी है, सॉल्व तो करो। 140 और 760 60 किलो पास्कल पे जो है वॉल्यूम, ये इनिशियल कंडीशन का वॉल्यूम दे रखा है। फाइनल कंडीशन के लिए ये सब दे रखा है, इन सब का यूज करके यहाँ से वॉल्यूम निकाल दो बस। चेंज इन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर इससे, और वर्क डन। क्वेश्चन देखने में शायद मे भी ऐसा लगे डिफिकल्ट, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। बस हाँ, डाटा बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी है, सिंपल। अब आंसर बताओ फटाफट कितना आ रहा है इसका। माइनस पॉइंट इधर उधर कर रखा है आप लोगों ने। माइनस 19.36। 19 पॉइंट नहीं, 195.6। एक पॉइंट इधर कहाँ कर दिया तुमने? यहाँ कहीं रहा होगा ये इनिशियली, फिर कहीं यहाँ पे आ चुका है जहाँ 25% उसका ड्राइनेज सेक्शन है। प्रेशर कांस्टेंट है, तो जब आप वर्क डन निकालोगे, P इंटू ये हो जाएगा V2 माइनस V1। V1 ऑलरेडी आपको पता है, V1 का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना, 0.03150। V2 निकालना था, V2 के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो आप निकाल सकते हो, ड्राइनेज फ्रैक्शन सब कुछ सारी वैल्यूज दे रखी है। -195 करेक्ट है, ठीक है। -195.61 आंसर जो आएगा यहाँ से। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है? पक्की बात? नहीं नहीं, तुमने किया है। सॉरी, ये किलो जूल है क्या, ये किलो जूल पर केजी, ठीक है। आपने मास से मल्टीप्लाई नहीं, किलो जूल पर केजी नहीं है ये किलो जूल है।
मास से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। मैं आपने इन्होंने किलो जूल, अच्छा हाँ ठीक है, यूनिट किलो जूल लिखिए, सही है। तो यहाँ पे आपको बस एक मास का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम में चल रहा है सब यहाँ पे। तो बता, ये भी तो बताना चाहिए मेरा आंसर किलो जूल पर केजी में। ठीक है, मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किलो जूल में आ जाएगा, अदरवाइज पर केजी टर्म में 19.5 समथिंग होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखोगे एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट जिसने प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस का थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा ना, तो वो इस डाटा में ही खो जाएगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, बिल्कुल ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, क्लोज सिस्टम फर्स्ट लॉ पे आप क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, बट उसमें आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस को इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन टफ इसलिए लगता है क्योंकि जिसने अगर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़े, ये वाले वॉल्यूम को लिखना, एंट्रोपी को लिखना, एंथैल्पी को लिखना, ये सब चीजें, तब दिक्कत हो जाती है। नहीं, आंसर 195 आ रहा है, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, आंसर इज करेक्ट 195.61 किलो जूल के टर्म्स में। ठीक है, प्रेशर आपको 760 दिया है ना। अच्छा, ये V2 का वैल्यू बताओ जरा कितना आ रहा है, V2 वाला वैल्यू 0.00576, 0.00576 वैल्यू आ रही है मीटर क्यूब पर केजी। हाँ, V2 इज द मिक्सचर, ये ना सेकंड स्टेट जो यहाँ पे। ठीक है, तो VF का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है डायरेक्टली 0.000871, X का वैल्यू 0.25 क्वालिटी दिया है, VFG का वैल्यू 0.01956 दिया है, 0.00, हाँ 0.00576। ठीक है, 0.00576 सही आ रहा है ना। हाँ, तो यही है 0.00576, चेक कर लेना, शायद वो मिस्टेक किया आपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में कहीं। ठीक है, चलो, तो ये आंसर भी यही करेक्ट है, -195.61 किलो जूल। ठीक है, ये चीज ठीक है। बाकी इसमें एक छोटा सा वो है, हाँ एक वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या बेसिकली वो एक, इसकी हमने बात करी थी वर्क माइनस VDP वाला, इसका डेरिवेशन, इसको फिर हम कल डिस्कस करते हैं और हमारा एंट्रोपी वाला चैप्टर कंप्लीट है। वैसे एक छोटी सी चीज बची है, बाकी वो हम कल करते हैं। ठीक है, और फिर हम कल ही स्टार्ट कर लेंगे एक्सर्जी या जो अवेलेबिलिटी वाला चैप्टर है वो हम कल ही से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर देन, थैंक यू, है ना। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, बाकी तो टेस्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा, मे बी संडे तक। ठीक है, टोम, टोम हम करेंगे सैटरडे को, आज क्या है, फ्राइडे। हाँ, सैटरडे, सैटरडे को करते हैं सिद्धार्थ, सैटरडे को। ठीक है, ओके। वाइब्रेशन लास्ट